हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को कवर करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ को कवर किया था। उसमें से एक्चुअली ये बात किया था हम लोगों ने कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। और वो कब तक मूव करेगा, ये भी बात किया था कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे न लगाया जाए। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बस ये बताता है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया था और अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। और न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले हम लोग को मोमेंटम को पढ़े थे, और मोमेंटम को हम लोगों ने ये जाना था कि मोमेंटम एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम को हम लोग लिखते थे पी वेक्टर, और ये होता था मोमेंटम, इसी को हम लोग मोमेंटम पढ़ते थे। और मोमेंटम जो होता था ये वेक्टर क्वांटिटी होता था। क्लियर? अब सोचो, मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता होगा ना। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम बताना है तो उस केस में अपने को डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल देना पड़ता है। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम का डायरेक्शन लिखने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सपोज करो एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्लियर? मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया हूं जिसका मास 2 kg है और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड से है अलोंग एक्स एक्सिस। अब दूसरी की बात करें तो ये बॉडी है अपना 5 kg का, और इस वाले का जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड से अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अपने को पूछा है कि चेक वेदर द मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम। हम लोगों को ये बताना है कि दोनों बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा क्या। तो सबसे पहले ये हम लोग बताने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। तो अपने को ये पता है कि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी को अगर अपने को दिखाना है तो डायरेक्शन तो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो मतलब यू आर रॉन्ग। ठीक है, वेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात। तो बताओ, अगर मोमेंटम लिखूं मैं 2 kg का, मोमेंटम लिखूं मैं 2 kg का, तो ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ 2 kg। क्लियर? अब अपने को दिया है कि इसका जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मास अपना 2 kg। ठीक है, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन की तरह आई कैप, मतलब यहां से अपने को मिलेगा 20 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्लियर? इस बॉडी का मोमेंटम अपने को एक्स डायरेक्शन में मिला। अगर बात करें मोमेंटम ऑफ 5 kg का, मोमेंटम ऑफ 5 kg ये होगा मास इनटू वेलोसिटी 4 kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऊपर की तरफ मतलब जे कैप। इसको अगर लिखे तो ये है 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? एक तो 20 kg मीटर पर सेकेंड आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा 20 kg मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस की तरफ। क्या दोनों सेम है? तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से दोनों मोमेंटम अलग होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये भी 20 है ये भी 20 है। नहीं, 20 है मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा मोमेंटम का, बट ये इस मोमेंटम की बात करें तो ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये आई कैप, और इस मोमेंटम की बात करें तो जे कैप मतलब वाई एक्सिस की तरफ है। मतलब मोमेंटम दोनों बॉडी का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम को डिसाइड करना है तो डायरेक्शन को देखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो मोमेंटम 2 kg का ये सेम नहीं है 5 kg से, क्योंकि मोमेंट, हाँ, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम है दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम कब सेम होता है। मोमेंटम तभी सेम होगा जब डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर? अगर वही बोला जाता कि ये बॉडी इधर ना जाकर के इधर जाता 4 मीटर पर सेकंड से, तो इन दिस केस द मोमेंटम विल बी सेम, उस केस में क्या होगा, मोमेंटम सेम होगा। क्लियर? ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको आप नोट कर ले, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर लाइक करें, ताकि और सब्सक्राइब ये बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उस वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो से ज्यादा फायदा ले सके। तो ये वीडियो तो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन बच्चों के लिए जो नीट 25 मतलब 2025 में देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बस वही कंटेंट डालूंगा जो नीट जो बच्चे 25 में देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस अर्थ ये है कि आप इसी क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना अपने ये घर पे, मतलब रफ कॉपी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम लिखना है तो उसके लिए डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर ठीक है, ये लीजिए। तो अब आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि एक वॉल है, ठीक है, एक बॉल इस पे आ रहा है, m मास का बॉल है, वेलोसिटी v से। क्लियर? और ये वापस चला जाता है, ये बॉल वेलोसिटी v से ये। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो बॉल है ना वो कुछ एंगल थीटा पे इंसिडेंट करता है और वापस थीटा से रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्लियर? तो अपने से ये पूछा है कि बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है, क्या होगा। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो अपने को मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल लिख लेना चाहिए, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एक एक बात को पढ़ना सीखो। ठीक है, क्या होता है फाइनल मोमेंटम, क्या होता है इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो टक्कर के बाद बॉडी आया, बॉल आया, इस दीवार पे टक्कर किया, वापस इधर आया। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम लिखोगे तो फाइनल मोमेंटम को मैं लिख रहा हूं फाइनल मोमेंटम P फाइनल इक्वल्स टू मास इंटू V फाइनल। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी का इधर मैं लिखूं तो एक इधर और एक इधर, ये हो जाएगा v, ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v का साइन थीटा और ये हो जाएगा v का कॉस थीटा। क्लियर? अगर इसकी बात करें तो इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ये हो जाएगा v का कॉस थीटा और ये हो जाएगा v का साइन थीटा। ठीक है, यहां तक तो आना चाहिए सभी को। अब अपने को चाहिए मास मतलब फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को मैं लिख रहा हूं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इधर माइनस सॉरी v का cos थीटा और इधर पीछे मतलब माइनस का आई कैप। क्लियर? और प्लस v का sin थीटा
नीचे माइनस जे कैप, ये हुआ अपना फाइनल मोमेंटम। क्लियर। डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है वेलोसिटी का, क्योंकि मोमेंटम भी अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम को दिखाने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करें तो फाइनल मोमेंटम मिल चुका है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस एम बी कॉस थीटा आई कैप, एंड इसको भी लिख सकता हूं माइनस एम बी साइन थीटा जे कैप। क्लियर। अब फाइनल मोमेंटम के बाद अब इनिशियल मोमेंटम चाहिए, पी इनिशियल, ये हो जाएगा एम यू वेक्टर। एम यू वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वी कॉस थीटा, उधर जा रहा है मतलब आई कैप, प्लस नीचे आ रहा है वी साइन थीटा माइनस जे कैप। क्लियर। इसको मैं ओवरऑल लिखूं तो एम वी कॉस थीटा आई कैप और माइनस एम बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये मिल चुका है अपने को इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब अपने को चाहिए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सिंपल, ये बात को ध्यान रखिएगा कि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं। अब फाइनल को यहाँ पे पुट करते हैं तो फाइनल मोमेंटम अपना मिला था माइनस एम बी कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस एम बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और ये माइनस है और इनिशियल मोमेंटम को मैं लिख रहा हूं ये एम बी कॉस थीटा आई कैप, और ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा एम बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ओवरऑल ये हो गया अपना चेंज इन मोमेंटम, और फाइनली अपने को ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा माइनस टू एम बी कॉस थीटा आई कैप। ये मिला अपना फाइनल मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम चेंज, मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्लियर। अब एक बात सोचो, क्या मोमेंटम चेंज जो मिला उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करोगे? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा टू एम बी कॉस थीटा। बस अपने को डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, और जिस दिन डायरेक्शन पता चल गया उस दिन वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये था चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू टू एम बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये था अपना चेंज इन मोमेंटम की बात, और कुछ इसको नोट करें और फिर इसके बाद मैं कुछ और अगला सवाल लेकर आता हूं, इसको नोट करें। क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में डाउट को शेयर कर सकते हैं, मैं आपका डाउट को जल्दी सोल्व करने का कोशिश करूंगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नोट करें। चलो अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये था अपना चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब सिंपल एक बात और, जैसे एक और सवाल, वो तो कुछ एंगल पे होता था ना। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं सीधे, जस्ट सीधे जा, जैसे ये दीवार है। क्लियर, इस पे बॉल जा रहा है एम मास का और ये भी वेलोसिटी से, मतलब v से जा रहा है। फिर ये बॉल टक्कर करने के बाद वापस से रिबाउंड हो जाता है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो बताना है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपने से पूछा है, तो सबसे पहले ये बताओ कि चेंज इन मोमेंटम लिखने के लिए अपने को क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम लिखने के लिए अपने को फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम तो आना चाहिए, तभी तो हम लोग लिख पाएंगे ना चेंज इन मोमेंटम। अब सिंपल सोचे कि चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्लियर। अब पी फाइनल बोले तो ऑब्जेक्ट टक्कर के बाद, ये ध्यान रखना, टक्कर के बाद जो मोमेंटम होगा
उसको हम लोग पी फाइनल बोलेंगे। तो पी फाइनल होगा m इंटू वी, वी बोले तो इधर, और ये किधर आई कैप या माइनस आई कैप, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस आई कैप। क्लियर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एम बी आई कैप। अब टक्कर के पहले का जो मोमेंटम होगा उसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। टक्कर के पहले जो मोमेंटम होगा उसको मैं बोल रहा हूं पी इनिशियल। क्लियर, अब पी इनिशियल को लिख रहा हूं मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यू, ये सॉरी वी, और ये किधर है प्लस आई कैप, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं सिंपल आई कैप, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं एम बी आई कैप। अब अपने को चेंज चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम बी आई कैप, ओवरऑल ये मिलेगा 2 एम वी आई कैप। तो ये ध्यान रखिएगा, जो चेंज इन मोमेंटम मिला अपने को 2 एम वी आई कैप मिला। ठीक है, अब सोचो 2 एम वी आई कैप तो चेंज इन मोमेंटम मिला, क्या मॉड क्या इसका होगा, तो मॉड होगा 2 एम वी के बराबर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जिस वेलोसिटी से जाता है अगर उसी वेलोसिटी से वापस आता है तो चेंज 2 टाइम्स 2 एमवी। ठीक है, जिस वेलोसिटी से गया और वापस उसी वेलोसिटी से आया तो चेंज कितने का 2 टाइम्स। ये भी आप समझ लीजिएगा कि जितना से आया उतना से ही जाना चाहिए, ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ने के लिए मोमेंटम लिखने आना चाहिए, और मोमेंटम अगर लिखने आ गया तो चेंज इन मोमेंटम भी आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम आ गया तो फिर सेकेंड लॉ पे इंटर कर जाएंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर कोई बॉडी है, यहां से सिंपल देखे तो अगर कोई बॉडी है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, इस बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है एट एन एंगल थीटा। क्लियर, अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है एट एन एंगल थीटा, तो अपने से पूछा है कि बताओ इस बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा, मतलब u वेलोसिटी से हम लोगों ने फेंका है इसको। ठीक है, तो ये बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, क्लियर, तो फाइंड द change in momentum when the particle is at maximum height। तो सबसे पहले अपने को कुछ नॉलेज होना चाहिए अबाउट प्रोजेक्टाइल, कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उस केस में उस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर u से फेंका गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक होगा u cos थीटा अलोंग i कैप, तो इसको मैं लिख दूं i कैप, और इधर u sin थीटा ऊपर की तरफ बोले तो j कैप। क्लियर, अब ये वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो बताओ जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे, इसका वेलोसिटी ये होगा u cos थीटा i कैप। क्लियर, तो जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग यहां से ओरिजिन पे था तो उस केस में मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो ये होगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वाला, तो मास m है इस ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी इनिशियल की बात करें तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये हो गया इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। अगर बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू v फाइनल। ठीक है, और मास v फाइनल बोले तो इस पॉइंट का जब हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा i कैप। क्लियर, अब चेंज इन मोमेंटम की बात करो तो चेंज होता है, चेंज इन
मोमेंटम ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम अपना मिला एम यू कॉस थीटा आई कैप, और माइनस इनिशियल मिला एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अब ये दोनों कैंसिल, ओवरऑल मिला अपने को, कितना मिल गया अपने को, एम माइनस एम यू साइन थीटा आई जे कैप। हाँ क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपना हुआ फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का चेंज, और इसी को हम लोग फाइंड किए थे। तो अपने को ये मिला हाईएस्ट पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी u cos थीटा आई कैप, इनिशियल पे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम ये हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली अपने को चेंज इन मोमेंटम मिला mu sin थीटा j कैप माइनस mu। अगर इसका मॉड की बात करें तो ये होगा mu sin थीटा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ये भी अगर आंसर पूछा है चेंज इन मोमेंटम तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये नोट कर ले। तो सिंपल इतना क्वेश्चन में इतना क्वेश्चंस करने से हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि मोमेंटम कैसे लिखा जाता है किसी भी बॉडी का, चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे किसी भी बॉडी का। अब जब मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको आप नोट करें और इरेज करता हूं। तो आगे हेडिंग लगाएं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो F एक्सटर्नल होगा, ठीक है, वो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, सिंपल से एक बात को समझो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा ना, लेकिन कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और लेकिन अगर फोर्स लगा दिए तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगी कुछ, सिंपल सी बात है। तो अपने को यह समझना है कि जब कभी भी फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी का तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब सिंपल समझिएगा कि जो F नेट होगा ना वो dP बाई dt के बराबर। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा कि जो F नेट होगा वो dP बाई dt के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या बोला है कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो वो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब सोचिए कि चेंज इन मोमेंटम मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पहले फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्स जो होता है मोमेंटम का चेंज। यहां से इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो फोर्स होगा इसको हम लोग पढ़ते हैं स्लोप। किसका स्लोप? मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप। ठीक है,
पीटी ग्राफ मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को क्या दे देगा, ये फोर्स। ठीक है, ये मैं समझ सकता हूं यहां से कि जहां कहीं भी मोमेंटम टाइम ग्राफ दिखे तो उसका स्लोप फाइंड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, फोर्स मिलेगा। क्लियर। तो अब समझिएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो फोर्स के बराबर होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ यही बोलता है। अब अपने पास फोर्स दो टाइप का, क्लियर, फोर्स अपने पास दो टाइप का, एक होता है एवरेज फोर्स और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स, ठीक है। तो एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें तो उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। उससे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि नेट फोर्स चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। क्लियर। उसके बाद फोर्स जो होगा वो स्लोप होगा मोमेंटम टाइम ग्राफ का। दूसरी बात, फोर्स दो टाइप का, एक एवरेज फोर्स और दूसरा इंस्टेंटेनियस फोर्स। ठीक है। तो अब क्या होता है एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स, उसकी बात करते हैं। सपोज करो अपने पास कभी ऐसा देता है, किसी एक क्वेश्चन को मैं देखूं तो अपने को ऐसे पता चलेगा, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम दिया है P इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4 मोमेंटम दिया। ठीक है, इसका यूनिट लिख लो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द फोर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये पहला है। अब दूसरा है फाइंड द फोर्स बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड की बात करें तो उस केस में फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि मोमेंटम अगर दिया हो तो उस मोमेंटम को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स मिलेगा। क्लियर। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें, अपने पास मोमेंटम दिया है P इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अगर अपने को फोर्स चाहिए तो फोर्स होता है dp ओवर dt, मतलब स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मोमेंटम दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो उसको डिफरेंशिएट कर दो तो जो भी मिलेगा वो फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो फोर्स सिंपल d ओवर dt, p को मैं लिख रहा हूं यहां से 2t स्क्वायर प्लस 4। अगर इसको सोल्व करोगे तो मैं ऐसे करूं d 2t स्क्वायर ओवर dt प्लस d 4 अपॉन dt। ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में ये किया था। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से मिलेगा 2t स्क्वायर का 2t, मतलब ये मिल जाएगा अपने को 4t। क्लियर, मतलब फोर्स आ गया 4t के बराबर। अब बताओ, अपने को पूछा है फोर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड जो फोर्स होगा वो 4 इंटू 2 न्यूटन और ये होगा 8 न्यूटन के बराबर। क्लियर। ये जो फोर्स है ना अपना एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है और वो इंस्टेंट कौन सा है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्लियर, तो ये जो मिला ये अपना इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना इंस्टेंटेनियस फोर्स मिला। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा में है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो अब और आगे की बात करें
तो मोमेंटम का दिया है ना अपने को, तो अगर मोमेंटम दिया है तो इसको फोर्स फाइंड करना है 2 से 4 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो फोर्स होता है dp ओवर dt, या फिर ये होता है दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल ओवर डेल्टा t। अब p फाइनल में t को 4 पुट करेंगे और p इनिशियल के केस में t का वैल्यू 2 पुट करेंगे, जो भी आएगा उन दोनों का डिफरेंस वो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को फोर्स। तो बताओ p फाइनल के केस में मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, t के जगह पे 4 पुट करना है और प्लस 4 और माइनस p इनिशियल के केस में मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन डेल्टा t के जगह पे 4 माइनस 2। ओवरऑल सोल्व करो तो ये हो जाएगा 2 और 16 32 और प्लस 4 ये 36, ठीक है। इसको कर लो 16 और 16 दूना 32 और प्लस 4 36 और माइनस का ये 4 दूना 8 और 4 12 अपॉन 2, ये हो जाएगा न्यूटन। ओवरऑल अपने को मिलेगा 4 और ये 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 12 न्यूटन के बराबर। ये अपना आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोगों ने फोर्स को फाइंड किया, ठीक है। तो ये जो अपना फोर्स मिला एक रेंज ऑफ टाइम पे मिला ना, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो फोर्स मिलेगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोल देंगे, लेकिन अगर किसी ड्यूरेशन या फिर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो उस केस में अपनों को एवरेज फोर्स मिलता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सिंपल एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको नोट करें, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। एक टर्म होता है इम्पल्स, ठीक है। बस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इम्पल्स, लेकिन मतलब इम्पल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन उसका एक नाम जो होता है ना वो नाम के अकॉर्डिंग नहीं जाने। तो अब मैं पहले इम्पल्स को बता दूं कि क्या होता है और आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इम्पल्स होता क्या है समझिएगा। इम्पल्स इज एक्चुअली, दो बात समझिएगा, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? It is the change in momentum, change in momentum, बस सिंपल ध्यान से। इम्पल्स आई को मैं लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम, यही होता है। और ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा कि इम्पल्स अपना वेक्टर क्वांटिटी होगा और इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, क्लियर। अब सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में किया था हम लोगों ने। एक बॉल जा रहा है v वेलोसिटी से, वापस से आ रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके इसमें चेंज इन मोमेंटम 2mv, अगर इसका मास m है तो। अगर बॉल आ रहा है v से, वापस से जा रहा है v से, अगर कुछ एंगल थीटा बना रहा है तो इसमें चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv cos थीटा। ये सब बातें कर लिया था, लेकिन ये सब को चेंज इन मोमेंटम जो फाइंड किया क्या वही इंपल्स था? बिल्कुल वही इंपल्स था। मैं एक बार फिर से बोल देना चाह रहा हूं, इंपल्स कुछ नहीं है, बस इंपल्स अपना चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, क्लियर। अब एक बात और, इंपल्स को दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम लिख सकते हो सिंपल। मतलब जब कोई लार्ज फोर्स F और वो लग रहा है किसी बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए, तो dt बोल दो उसको, ठीक है। तो अगर कोई लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स सिंपल ये होता है इंटीग्रल f dt, मतलब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एरिया अंडर ft कर्व।
ये ध्यान रखना कि अगर एरिया अंडर एफ टी कर्व होगा तो ये इंपल्स के बराबर देगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी इंपल्स फाइंड करना हो तो आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर दीजिए, वही इंपल्स के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर अपने को चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं यूज कर पा रहे हैं तो फिर ये यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी। छोटे से टाइम के लिए जब एक बहुत बड़ा फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे तो उस बॉडी का मोमेंटम को सडन चेंज कर देता है। ठीक है, तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और ये इसमें होता क्या है, देयर इज सडन चेंज इन मोमेंटम, सडन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस। ठीक है, मोमेंटम में सडन चेंज होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी मोमेंटम में सडन चेंज होगा, जब कोई लार्ज फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाओगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सडन चेंज इन मोमेंटम होता है, उस केस में हम लोग इंपल्स बोलेंगे। सिंपल सी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था अपना इंपल्स। इंपल्स के पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के पहले हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग इस पे डिटेल्ड क्वेश्चंस करेंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अगले सेशन से पहले इस सेशन को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे जो भी हम लोग करेंगे वो इस सेशन का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यही मैं रोकता हूं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।